नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। आरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां तनिष्क शोरूम में लूटपाट मामले को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि इस लूटपाट की घटना की साजिश पश्चिम बंगाल में रची गई थी। बांकुड़ा जेल से जुड़े लूटकांड के तार बाहरी गिरोह ने लूट को अंजाम दिया। भोजपुर पुलिस कर रही मामले की जांच। 4 लुटेरों की पुलिस को तलाश है। 2 लुटेरे अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 10 करोड़ 9 लाख के गहने की लूट हुई। लूट का आधा से ज्यादा गहना बरामद नहीं हुआ है। 10 मार्च को सुबह 10 बजे गोपाली चौक पर लूट हुई थी। गार्ड का हथियार भी लेकर लुटेरे मौके से फरार हो गए। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताएंगे, जहां बड़ी मात्रा में शराब को बरामद किया गया। उसे नष्ट करने की कवायद की जा रही थी, लेकिन इसी बीच मुंशी की तरफ से शराब की एक बड़ी खेप को थाने से ही गायब कर दिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठेकेदार और उसके मुंशी ने थाने से शराब की एक बड़ी खेप को जब्त कर दिया, गायब कर दिया। शक होने पर जब पुलिस ने जांच की तो धीरन पट्टी से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई। पुलिस ठेकेदार और मुंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला सामने आने के बाद एसपी ने थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। मंगलवार को थाना परिसर में अलग अलग मामले में जब्त शराब को नष्ट किया जाना था और इसी दौरान बेला थाना प्रभारी रंजना वर्मा किसी काम को लेकर थाने से 5 मिनट के लिए बाहर चली गई, जिसके बाद ठेकेदार और मुंशी ने मजदूरों के सहयोग से शराब की खेप से 17 पेटी शराब को एक गाड़ी में लोड कर गायब कर दिया। जिसके बाद थाना में तैनात पुलिसकर्मी ने मामले की जानकारी वरीय अधिकारी को दी। सूचना के बाद पुलिस टीम ने शराब को बरामद कर लिया। हो रही थी तरह उसी में से वो जो लेबर जो था, जो कॉन्ट्रैक्टर, वो के माध्यम से शराब को घर ले जा रहा था। इन्वेस्टिगेशन जो हम लोग कर रहे थे उसी में से कुछ शराब को ले जा रहा था। तो उस दोनों जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको अभी हिरासत में लिया गया है और एक और जो प्राइवेट आदमी जो मुंशी के रूप में काम करता था थाना में, उसको भी हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। प्रियांक, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? अब तक क्या कोई किसी तरह की कार्रवाई की गई? जी, इस मामले में तो सबसे पहले वो दोनों जो आरोपी थे जिनके पास से लग्जरी कार में शराब बरामद हुई थी, जो कि बेला थाने में प्राइवेट मुंशी के तौर पे तैनात था, वो और जो विनष्टीकरण का ठेकेदार था, दोनों को तत्काल हिरासत में ले लिया गया था। उसके बाद जो है इसमें थाना प्रभारी की भी जो है लापरवाही सामने आई थी। तो ऐसे में एसएसपी ने तत्काल थाना प्रभारी जो है उनको सस्पेंड कर दिया है। तो और फिलहाल इस पूरे मामले की जांच जो है अभी भी चल रही है कि आखिर किस तरीके से जो पुलिसकर्मी है उसने ही विनिष्टीकरण वाली शराब को जो है वह गायब कर दिया था। तो पूरे मामले की जांच अभी चल रही है। फिलहाल दोनों को हिरासत में लिया गया और थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। चलिए, इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। प्रियांक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां अमन साहू गुर्गे के 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमन साहू गुर्गे के 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। रांची पुलिस के हत्थे 3 चढ़े अपराधी। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में कोयला कारोबारी विपिन मिश्र पर हमले के बाद से ही अमन के करीबियों पर पुलिस की पैनी नजर थी। कुल्लू बंगाली अजय सिंह और वसीम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा और एक बाइक बरामद की गई है। तो राजधानी रांची से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमन साहू के 3 गुर्गों को किया गया गिरफ्तार। रांची पुलिस के हत्थे चढ़े 3 अपराधी। रांची के बरियातू थाना क्षेत्र में कोयला कारोबारी विपिन मिश्र पर हमले के बाद से ही अमन के करीबियों पर पुलिस की नजर थी। कुल्लू बंगाली अजय सिंह और वसीम अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से एक पिस्टल, 2 देसी कट्टा और एक बाइक भी बरामद कर ली गई है। राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां अमन साहू के 3 गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई के लिए लगातार पुलिस लगी हुई थी और आखिरकार सफलता हासिल हुई है। कल ही अमन साहू का चैप्टर क्लोज हुआ और इस पूरी प्लानिंग के तहत अमन साहू को बचाने के लिए गुर्गों ने पूरी प्लानिंग बना रखी थी और इसी दौरान पुलिसकर्मियों की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई।
और इसी बीच अमन साहू गैंगस्टर के ऊपर हमले हुए, उसकी जान चली गई और उसके बाद से रामगढ़ पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट मोड में नजर आ रही है। लगातार पुलिस की तरफ से हाई लेवल सुरक्षा जांच की जा रही है। देर रात रामगढ़ एसपी अजय कुमार के नेतृत्व में रामगढ़ उपकारा में छापेमारी हुई। एसपी को सूचना मिली थी कि जेल में अपराधी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता जावेद खान। गैंगस्टर अमन साहू के पलामू में पुलिस के साथ इनकाउंटर में मारे जाने के बाद रामगढ़ पुलिस हाई अलर्ट पर है। देर रात्रि को रामगढ़ एसपी अजय कुमार और एसडीओ के नेतृत्व में रामगढ़ उपकारा में औचक छापेमारी की गई। इस दौरान रसोई घर से ताश के पत्ते, 8900 रुपये, कागज पर लिखे मोबाइल के नंबर और दूसरे चीज़ बरामद किए गए हैं। रामगढ़ एसपी को सूचना मिली थी कि जेल में बंद अपराधी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी सूचना के बाद एसपी के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई। इधर एसपी ने बताया कि रामगढ़ जिले के विभिन्न थानों में गैंगस्टर अमन साहू पर कुल 33 मामले दर्ज थे। खास करके पतरातू, भुरकुंडा, बांसल, बरकाकाना, रजरप्पा और रामगढ़ थाने में उसके खिलाफ रंगदारी, आर्म्स एक्ट और हत्या जैसे संगीन मामले दर्ज किए गए थे। यह भी बताना चाहेंगे कि गैंगस्टर अमन साहू की जुर्म की शुरुआत पतरातू के बिरसा मार्केट से ही शुरू हुई थी। यहां पर वह एक मोबाइल का दुकान चलाया करता था और वर्ष 2012 में उसने यहां पर सीमेंट फैक्ट्री में पहली बार गोलीबारी करके अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इधर गैंगस्टर अमन साहू के मारे जाने के बाद रामगढ़ पुलिस विशेष एहतियात बरत रही है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और इसी बीच एनटीपीसी के कर्मचारी अभी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि कुमार गौरव की हाल फिलहाल में ही हत्या हुई, 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी पुलिस की तरफ से किसी तरह की सख्त कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। एनटीपीसी के अधिकारी और कर्मचारी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। घटना के विरोध में एनटीपीसी कर्मियों ने कामकाज ठप कर रखा है। कोयला ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह से बंद है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है। आज हजारीबाग के जुलूस पार्क स्थित एनटीपीसी ट्रांजिट कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में अधिकारी और कर्मचारी एक साथ डटे हुए नजर आए। एनटीपीसी के डीजीएम कुमार गौरव को हत्या हुए 5 दिन होने को चले हैं, जिसको लेकर एनटीपीसी के पदाधिकारी सहित कर्मियों के बीच एक डर यानी भय का माहौल देखने को मिल रहा है। सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा ये है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ यहाँ काम करते हैं और आगे जाते हैं ड्यूटी पे, उनको प्रॉपर सुरक्षा देने का, और सुरक्षा ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस देने का काम करे सरकार, जिससे कि हम लोग कॉन्फिडेंस आएगा तो हम लोग अपने आप जाएंगे। उसकी थोड़ी कमी लग रही है। वो जब हम अगर इंश्योर कर दें सरकार, तो फिर हम लोग आसानी से अपने काम पे जा सकते हैं। कल झारखंड डीजीपी भी हजारीबाग पहुंचे हुए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही जो अपराधी है वो पुलिस के गिरफ्त में होंगे, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कितना लगता है, कब तक क्या कुछ? जी, वो तो पुलिस के ऊपर है, कब तक कार्रवाई करे न करे। वो सुरक्षा तो गुहार लगाना स्वाभाविक है। घटना घटता है तो कुछ समय के लिए आदमी को लगता है कि घटना घट चुकी है और सुरक्षा भी काफ़ी ज़रूरी है। बिना सुरक्षा के इस माहौल में काम करना असंभव लगता है, क्योंकि हर लोगों को यहाँ से लेकर घर तक लोगों को एक अंदर से भय रहता है कि ऑफिस गए हैं तो कब वो लौटेंगे। जब 5:30 बजता है तो प्रत्येक हमारे कार्यपालक अधिकारियों के घंटी बजने लगता है कि आप घर कब पहुँच रहे हैं, क्योंकि ये इलाका पहले से ही खराब रहा है और आज भी है। लगातार आज 5वां दिन होने को चला है। कहीं ना कहीं सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व की भी क्षति हो रही है। इसके बारे में कैसे सोच? मैं तो इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि जो आज 5वां दिन हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्शन भी प्रभावित हुआ है, ट्रांसपोर्टिंग भी प्रभावित हो रहा है, इससे झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों को क्षति हो रहा है। इस क्षति पूर्ति करने का एक ही उपाय है कि हमारे श्री लेट कुमार गौरव की पत्नी को नौकरी का जल्दी घोषणा करे, जिससे हम लोग अपने कार्य क्षेत्र में लौटे और जल्दी ट्रांसपोर्टिंग शुरू हो। मैं यही कहूँगा। तो देखिए, ये एनटीपीसी के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, इनकी ये मांग है कि ये जो है इन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा जो डीजीएम कुमार गौरव की जो हत्या हुई है, उनकी पत्नी को एक एनटीपीसी में है जो है वो नौकरी दिया जाए। बता दें कि इसी को लेकर जो है लगातार 5 दिनों से इन लोगों का एक आंदोलन भी चल रहा है। कहीं ना कहीं जो कार्य है वो बाधित देखने को मिल रही है। देखने वाली बात होगी कि इन लोगों की मांगे जो है एनटीपीसी कंपनी या प्रशासन कब तक सुनती है और यह जो ट्रांसपोर्टिंग का काम है यानी कोल ट्रांसपोर्टिंग का जो काम है वो निरंतर जारी हो पाता है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग।
और बढ़ते हैं बिहार की सियासी खबरों की तरफ। अब आपको ये भी बता दें कि हाल फिलहाल में ही आपने अभी भी सुना कि दरभंगा से मेयर अंजुम आरा ने एक बयान दिया, जिसको लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चाएं हो रही है और इसकी गूंज बिहार विधानसभा के बाहर भी सुनाई दी। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का ये कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन लोगों को मिलजुल कर त्योहार मनाना चाहिए। दरभंगा की मेयर का वक्तव्य किसी तरह से स्वीकार्य नहीं है। ये लोग आग लगाने वाले बात कर रहे हैं, गजवा हिंद और खलीफागिरी और इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जिसका प्रतिकार होगा। हाँ, लेकिन आप लोगों के माध्यम से एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता के ठेकेदार और जो लोग मेरे वक्तव्य पर बयान दे रहे थे आज कहाँ हैं? उनकी बकार क्यों बंद गई है? वोट बैंक के लालच में जुबान पर क्यों ताला लग गया है? अधिकार है बोलने का, लेकिन सरकार तो कानून के हिसाब से चलती है, नियम के हिसाब से चलती है। सरकार संविधान के हिसाब से चलाया जाता है। तो जो संविधान में नियम है, प्रावधान है, उसके हिसाब से चलेगी। व्यक्तिगत कोई भी राय जाहिर करेंगे, उनकी राय से सरकार को कोई फर्क नहीं। सभी धर्म के लोगों को सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और सनातन धर्म तो आपस में प्रेम, भाईचारा और मोहब्बत का संदेश देता है और निश्चित रूप से इस तरह की मानसिकता सही नहीं है और ये जो है किसी हालत में भी ये मानसिकता जो है सही नहीं है। इसको किसी हालत में भी सही नहीं ठहराया जा सकता है, सही नहीं है। इस तरह का खैर नहीं होना चाहिए। जो उन्मादी बयान लोग फैला रहे हैं, उधर से भी हो रहा है, इधर से भी हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, इस तरह का बयान अगर दिया जा रहा है होली को लेकर, अब वो जो दिया जा रहा है कि आप लोग आज जुमा मत पढ़िए, 52 दिन पढ़ते हैं साल में, तो इस पर नहीं बोलते हैं आप लोग कुछ? नहीं, इस तरह का बयान भी चले हैं सर। नहीं, ये भी नहीं चलना चाहिए। इस तरह का भी नहीं, अगर दिया है तो ये भी गलत है, तो वो भी गलत है। और इसी बीच इस पूरे मामले को लेकर सांसद गोपाल जी ठाकुर का भी बयान सामने आया है। अंजुम आरा के इसी बयान को लेकर उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे बयान देकर वो सनातनियों का अपमान कर रही हैं। दरभंगा मेयर अंजुम आरा का कल का बयान निंदनीय है। संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को इस तरह का वक्तव्य देकर भावना भड़काने का काम नहीं करना चाहिए था। और मिथिला की धरती शांति की धरती है, माँ जानकी की धरती है और दरभंगा के लोग शांति और सौहार्द के साथ प्रतिवर्ष होली मनाते आ रहे हैं। इस तरह का बयान देकर के सनातनियों को अपमान करने का विषय बंद हो और जिला प्रशासन अविलंब इस विषय को लेकर के विधि सम्मत इस पर कार्रवाई करे। और बिहार के बढ़ते क्राइम ग्राफ और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को लेकर विपक्ष की तरफ से विधानसभा के बाहर जोरदार हंगामा किया गया है। एमएलसी भी वहां पर मौजूद रहे और जमकर इन लोगों ने आज हंगामा किया। बजट सत्र के दौरान विरोधियों का हमला लगातार जारी है। विपक्षी पार्टी के जो विधायक हैं वो सदन के वेल से इस वक्त बाहर हैं और अपने हाथों में पोस्टर लगाकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में अपराधियों का राज है और बिहार में अपराधी लगातार अपराध की घटना का अंजाम दे रहे हैं और सरकार उसे रोक पाने में सक्षम नहीं है। इस बात को लेकर जो आरजेडी सहित वामदल के विधायक हैं वो तमाम विधायक नारेबाजी कर रहे हैं और विधानसभा कोठी के बाहर जबरदस्त नारेबाजी भी हो रही है। ठीक विधानसभा के बाहर जो वामदल के विधायक हैं वो भी अपने हाथों में तख्ती लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो आज विधानसभा बजट सत्र के दौरान लगातार विरोधियों का हमला जारी है। घटनाएं लगातार बिहार में बढ़ रहा है। अभी देख रहे 20 मिनट के अंदर में 25 करोड़ रुपया से ज्यादा का लूट मचा हुआ है और यह संभव नीतीश कुमार के राज में ही है। आपने देखा कि नालंदा में एक बच्ची को 30 वर्षीय बच्ची को कील ठोक करके जो पुरानी दौर में हुआ करता था वो नालंदा के अंदर में हुआ, बिहार शरीफ में हुआ है। बिहार के बिहार निश्चित रूप से उठेगा। बिहार विधानसभा के अंदर में हम उठाएंगे, लगातार उठा रहे हैं। होली के बाद अब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उसके पहले होली के पहले भी सदन के अंदर से लेकर बाहर तक विरोधियों का हमला
जारी है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अगली खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताएंगे, जो हैरान कर देने वाली खबर है। एक महिला का अंतिम संस्कार उसकी मौत के 3 दिनों बाद तक नहीं हुआ है। क्या वजह है ये भी आप जानिए। दरअसल कहा यह जा रहा है कि उसके प्रेमी के घर के बाहर ही उसका शव रखा गया है। ससुराल और मायके पक्ष के बीच में बात नहीं बन पा रही है, विवाद है और इसी वजह से अंतिम संस्कार नहीं हो पा रहा है। उसके रिश्तेदार बैंगलोर में रहते हैं, इसकी सूचना उन्हें दी गई है, लेकिन वो अब तक मुजफ्फरपुर नहीं पहुंचे। मनीषा की मौत के बाद उसका कथित प्रेमी उससे परिवार वाले घर छोड़कर फरार हो गए। शव की देखभाल के लिए चौकीदार को तैनात किया। बताया जा रहा है कि मनीषा की शादी अहियापुर में हुई थी, लेकिन वो बाबुल नाम के युवक से प्रेम कर बैठी और पति को छोड़कर उसके साथ रहने लगी। लेकिन कुछ दिन बाद बाबुल ने भी उसे दगा दे दिया और मनीषा 7 साल की बेटी के साथ अपने मायके रहने लगी, जहां 3 दिन पहले संदिग्ध परिस्थिति में उसकी लाश मिली। अभी तक इस मामले में महिला का ना तो कोई रिश्तेदार सामने आया, यही कारण है कि पुलिस शव की निगरानी कर रही है। के हत्था थाना क्षेत्र के हत्था गांव की सहनी टोला में बीते 3 दिन पहले एक विवाहिता मनीषा कुमारी की संदेहास्पद स्थिति में उसके मैके में ही पंखे से लटकती लाश मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जांच कर उसे पोस्टमार्टम तो करा दिया, लेकिन अभी 3 दिनों तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से उसकी लाश जो है वह अब दुर्गंध देने लगी है। वहीं उसके कथित प्रेमी के घर पर वह लाश रखी गई है, जहां पर सिपाही भी तैनात है, उसकी देखरेख कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जब यह मौत हुई थी तो उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया था कि क्या उसकी हत्या हुई है, क्योंकि मनीषा की शादी कुछ साल पहले अहियापुर इलाके में हुई थी। लेकिन मनीषा जो है उसका एक प्रेम संबंध भी जो है वह गांव के ही एक पड़ोस के युवक से हुआ था, पड़ोसी गांव के युवक से हुआ था, जिसके बाद जो है आपसी सहमति से, ग्रामीणों के सहमति से वह उस युवक के साथ रहने भी लगी थी। लेकिन बाद में वह प्रेमी भी उसे धोखा देने लगा और उसे अपने साथ रखने से इनकार करने लगा, जिसके बाद मनीषा अपनी 7 वर्षीय बेटी के साथ उस अपने मैके में रहने लगी थी और उसके घर में कोई था भी नहीं। लेकिन अचानक रविवार को उसकी पंखे से लटकती हुई लाश मिली थी, जिसके बाद जो है पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की थी। फिलहाल जो है उसके परिवार में कोई घर पे भी नहीं है और वही कथित प्रेमी जो है वह भी फरार है। फिलहाल जब पोस्टमार्टम करा के पुलिस से लाश को लाई तो उसके प्रेमी के यहाँ पे रख दिया गया और लाश अभी तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है, जिससे ग्रामीण भी जो है वह नाराज हैं और आक्रोशित है। हालांकि पुलिस का कहना है कि परिजनों को इसकी सूचना दी गई है, परिजन जो है वह बेंगलोर में है, बेंगलोर से आने में समय लग रहा है, इसलिए अब तक अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और अगली खबर आपको खगड़िया से बताएंगे, जहां एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका और प्रिंसिपल के बीच जमकर भिड़ंत हो गई। मारपीट कर बैठी दोनों और इसी बीच रसोईया वहां पर पहुंचकर उनका बीच बचाव करने लगी। प्रिंसिपल और शिक्षिका के बीच कैसे मारपीट हुई है उसका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो परबत्ता प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय इंग्लिश लगार का बताया जा रहा है। स्कूल के प्रिंसिपल और 2 शिक्षकों के बीच जमकर मारपीट हुई। रसोईया ने बीच बचाव किया। आरोप है कि प्रिंसिपल के पति ने महिला शिक्षकों के साथ बदसलूकी की है, जिसके बाद ये मामला बढ़ गया। बताया जा रहा है कि स्कूल में मिड डे मील को लेकर यह विवाद हुआ था। हस्बैंड को बोले आप मत बोलिए, ये बोलेगी, ये मेरा स्कूल का जो प्रिंसिपल है ये बोलेंगे आप मत बोलिए, तो वो बोला हाँ हम बोलवे करेंगे। बस वो दौड़ के खुशबू मैडम पर हाथ छोड़ दिया। वो जब मारने लगे तो हम वीडियो बनाने लगे। जैसे हम वीडियो बनाने लगे तो इतने देर में जो प्रिंसिपल है वो मेरे ऊपर आके उलझ गई, फिर हमसे भिड़ गई। और बड़ी खबर आपको पुनपुन से बताएंगे, जहां गया पटना 4 लेन मार्ग पर NH 22 पर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक ट्रक ने करीब 17 भेड़ों को कुचल डाला और भेड़ पालक मिथिलेश भगत सहित 17 भेड़ों को कुचलने की खबर है, जिसमें मौके पर ही भेड़ पालक मिथिलेश भगत और 7 भेड़ की मौत हो गई, जबकि 10 भेड़ घायल बताए जा रहे हैं। तो करीब 3 बजे रात में ही एक कोई अज्ञात ट्रक द्वारा धक्का मार दिया गया, जिससे मिथिलेश भगत की मृत्यु हो गई है, जिनका उम्र 45 वर्ष है, और भेड़ भी जो 17 भेड़ है, 17 भेड़ों की मृत्यु हो गई है और करीब 10 भेड़ घायल हैं। इस संबंध में
पशुपालन पदाधिकारी को खबर किया गया। पशुपालन पदाधिकारी आए और सब जांच किए और इस संबंध में जो पोस्टमार्टम के लिए मृतक मिथिलेश भगत के डेड बॉडी को भेज दिया गया है।